सेवा सदन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद भाग 13। सुमन के चले जाने के बाद पद्म सिंह के हृदय में एक आत्मग्लानि उत्पन्न हुई। मैंने अच्छा नहीं किया। न मालूम वो कहाँ गई। अपने घर चली गई तो पूछना ही क्या, किंतु वहां वो कदापि न गई होगी। मरता क्या न करता, कहीं कुली डिपो वालों के जाल में फंस गई तो फिर छूटना मुश्किल है। ये दुष्ट ऐसे ही अवसर पर अपना बाण चलाते हैं। कौन जाने कहीं उनसे भी घोरतर दुष्टाचारियों के हाथ में न पड़ जाए। साहसी पुरुष को कोई सहारा नहीं होता तो वो चोरी करता है, कायर पुरुष को कोई सहारा नहीं होता तो वो भीख मांगता है, लेकिन स्त्री को कोई सहारा नहीं होता तो वो लज्जाहीन हो जाती है। युवती का घर से निकलना मुंह से बात का निकलना है। मुझसे बड़ी भूल हुई। अब इस मर्यादा पालन से काम न चलेगा। वो डूब रही होगी, उसे बचाना चाहिए। वो गजाधर के घर जाने के लिए कपड़े पहनने लगे, तैयार होकर घर से निकले, किंतु ये संशय लगा हुआ था कि कोई मुझे उसके दरवाजे पर देख न ले। मालूम नहीं गजाधर अपने मन में क्या समझे। कहीं उलझ पड़ा तो मुश्किल होगी। घर से बाहर निकल चुके थे, लौट पड़े और कपड़े उतार दिए। जब वो 10 बजे भोजन करने गए तो सुभद्रा ने तेवरियां बदलकर कहा, ये आज सवेरे सुमन के पीछे क्यों पड़ गए? निकालना ही था तो एक ढंग से निकालते। उस बुढ़े जीतन को भेज दिया। उसने उल्टी सीधी जो कुछ मुंह में आई कही। बेचारी ने जीभ तक नहीं हिलाई, चुपचाप चली गई। मारे लाज के मैंने सिर नहीं उठाया। मुझसे आकर कहते मैं समझा देती। कोई गंवारिन तो थी नहीं, अपना सुभीता करके चली जाती। ये सब तो कुछ न हुआ, बस नादिर शाही हुक्म दे दिया। बदनामी का इतना डर, वो अगर लौटकर घर न गई तो क्या कुछ कम बदनामी होगी? कौन जाने कहां जाएगी, इसका दोष किस पर होगा? सुभद्रा भरी बैठी थी, उबल पड़ी। पद्म सिंह अपना अपराध स्वीकार करने वाले अपराधी की भांति सिर झुकाए सुनते रहे। जो विचार उनके मन में थे वे सुभद्रा की जीभ पर थे। चुपचाप भोजन किया और कचहरी चले गए। आज उस जलसे के बाद तीसरा दिन था। पहले शर्मा जी को कचहरी के लोग एक चरित्रवान मनुष्य समझते थे और उनका आदर करते थे, किंतु इधर 3-4 दिनों से जब अन्य वकीलों को अवकाश मिलता तो वो शर्मा जी के पास बैठ जाते और उनसे राग रंग की चर्चा करने लगते। शर्मा जी, सुना है आज लखनऊ से कोई बाईजी आई हैं, उनके गाने की बड़ी प्रशंसा है, उनका मुजरा न कराइएगा। अजी शर्मा जी, कुछ सुना है आपने? आपकी भोली बाई पर सेठ चिम्मनलाल बेहतर रीझे हुए हैं। कोई कहता भाई साहब कल गंगा स्नान है, घाट पर बड़ी बहार रहेगी, क्यों न एक पार्टी कर दीजिए। सरस्वती को बुला लीजिएगा। गाना तो बहुत अच्छा नहीं मगर यौवन में अद्वितीय है। शर्मा जी को इन चर्चाओं से घृणा होती। वो सोचते क्या मैं वेश्याओं का दलाल हूं कि लोग मुझसे इस प्रकार की बातें करते हैं? कचहरी के कर्मचारियों के व्यवहार में भी शर्मा जी को एक विशेष अंतर दिखाई देता था। उन्हें जब छुट्टी मिलती सिगरेट पीते हुए शर्मा जी के पास बैठ जाते और इसी प्रकार चर्चा करने लगते। यहां तक कि शर्मा जी किसी बहाने से उठ जाते और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए घंटों किसी वृक्ष के नीचे छिपकर बैठे रहते। वो उस अशुभ मुहूर्त को कोसते जब उन्होंने जलसा किया था। आज भी वो कचहरी में ज्यादा न ठहर सके। इन्हीं घृणित चर्चाओं से उकता कर 2 बजे लौट आए। ज्यों ही द्वार पर पहुंचे सदन ने आकर उनके चरण स्पर्श किए। शर्मा जी आश्चर्य से बोले, अरे सदन, तुम कब आए? सदन बोला, इसी गाड़ी से आया हूं। पद्म सिंह ने कहा, घर पर तो सब कुशल हैं? सदन बोला, जी हां, सब अच्छी तरह हैं। पद्म सिंह बोले, कब चले थे? इसी 1 बजे वाली गाड़ी से। सदन बोला, जी नहीं, चला तो था 9 बजे रात को, किंतु गाड़ी में सो गया और मुगल सराय पहुंच गया। उधर से 12 बजे वाली डाक से आया हूं। पद्म सिंह बोले, वाह, अच्छे रहे। कुछ भोजन किया? सदन बोला, जी हां, कर चुका। पद्म सिंह बोले, मैं तो अब की होली में न जा सका। भाभी कुछ कहती थी? सदन बोला, आपकी राह लोग 2 दिन तक देखते रहे। दादा 2 दिन पालकी लेकर गए। अम्मा रोती थीं, मेरा जी न लगता था, रात को उठकर चला आया। शर्मा जी बोले, तो घर पर पूछा नहीं? सदन बोला, पूछा क्यों नहीं, लेकिन आप तो उन लोगों को जानते हैं, अम्मा राजी न हुई। शर्मा जी ने कहा, तब तो वो लोग घबराते होंगे, ऐसा ही था तो किसी को साथ ले लेते। खैर अच्छा हुआ, मेरा भी जी तुम्हें देखने को लगा था। अब आ गए तो किसी मदरसे में नाम लिखाओ। सदन बोला, जी हां, यही तो मेरा भी विचार है। शर्मा जी ने मदन सिंह के नाम पर तार दिया। घबराइए मत, सदन यहीं आ गया है, उसका नाम किसी स्कूल में लिखा दिया जाएगा। तार देकर फिर सदन से गांव घर की बातें करने लगे। कोई कुर्मी, कहार, लोहार, चमार ऐसा ना बचा जिसके संबंध में शर्मा जी ने कुछ न कुछ पूछा ना हो। ग्रामीण जीवन में एक प्रकार की ममता होती है जो नागरिक जीवन में नहीं पाई जाती। एक प्रकार का स्नेह बंधन होता है जो सब प्राणियों को, चाहे छोटे हों या बड़े, बांधे रहता है। संध्या हो गई। शर्मा जी सदन के साथ सैर को निकले, किंतु बेनीबाग या क्वींस पार्क की ओर न जाकर वो दुर्गा कुंड और कान्हा जी की धर्मशाला की ओर गए। उनका चित्त चिंताग्रस्त हो रहा था। आंखें इधर उधर सुमन को खोजती फिरती थीं। मन में निश्चय कर लिया था कि अब की वो मिल जाए तो कदापि न जाने दूं, चाहे कितनी ही बदनामी हो। यही न होगा कि उसका पति मुझ पर दावा करेगा। सुमन की इच्छा होगी, चली जाएगी। चलूं गजाधर के पास, संभव है वो घर आ गई हो। यह विचार आते ही वो घर लौटे। कई मुवक्किल उनकी बाट जोह रहे थे। उनके कागज पत्र देखे
किंतु मन दूसरी ओर था। ज्यों ही इनसे छुट्टी हुई वो गजाधर के घर चले, किंतु इधर उधर ताकते जाते थे कि कहीं कोई देख न रहा हो, कोई साथ न आता हो। इस ढंग से जाते हैं मानो कोई प्रयोजन नहीं है। गजाधर के द्वार पर पहुंचे। वो अभी दुकान से लौटा था। आज उसे दोपहर ही को खबर मिली थी कि शर्मा जी ने सुमन को घर से निकाल दिया। इस पर भी उसको ये संदेह हो रहा था कि कहीं इस बहाने उसे छिपा न दिया हो। लेकिन इस समय शर्मा जी को अपने द्वार पर देखकर वो उनका सत्कार करने के लिए विवश हो गया। खाट पर से उठकर उन्हें नमस्ते किया। शर्मा जी रुक गए और निश्चेष्ट भाव से बोले, क्यों पंडित जी, महाराजन घर आ गई ना? गजाधर का संदेह कुछ हटा, बोला, जी नहीं, जब से आपके घर से गई तब से उसका कुछ पता नहीं। शर्मा जी बोले, आपने कुछ इधर उधर पूछताछ नहीं की? आखिर ये बात क्या हुई जो आप उनसे इतने नाराज हो गए? गजाधर बोला, महाशय, मेरे निकालने का तो एक बहाना था, असल में वो निकलना चाहती ही थी। पास पड़ोस के दुष्टाओं ने उसे बिगाड़ दिया था। इधर महीनों से वो अनमनी सी रहती थी। होली के दिन 1 बजे रात को घर आई, संदेह हुआ, मैंने डांट डपट की, घर से निकल खड़ी हुई। शर्मा जी बोले, लेकिन आप उसे घर लाना चाहते तो मेरे यहां से ला सकते थे, इसके बदले आपने मुझको बदनाम करना शुरू किया। तो भाई, अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। इस मामले में मेरा इतना ही अपराध है कि वो होली वाले जलसे में मेरे यहां रही। यदि मुझे मालूम होता कि जलसे का ये परिणाम होगा तो या तो जलसा ही न करता या उसे अपने घर आने न देता। इतने ही अपराध के लिए आपने सारे शहर में मेरा नाम बेच डाला। गजाधर रोने लगा। उसके मन का भ्रम दूर हो गया। रोते हुए बोला, महाशय, इस अपराध के लिए मुझे जो चाहे सजा दें। मैं गंवार मूर्ख ठहरा, जिसने जो बात सुझा दी मान गया। वो जो बैंक घर के बाबू हैं, भला सा नाम है विट्ठलदास, मैं उन्हीं के चकमे में आ गया। होली के 1 दिन पहले वो हमारी दुकान पर आए थे, कुछ कपड़ा लिया और मुझे अलग से जाकर आपके बारे में अब क्या कहूं। उनकी बातें सुनकर मुझे भ्रम हो गया। मैं उन्हें भला आदमी समझता था। सारे शहर में दूसरों के साथ भलाई करने के लिए उपदेश करते फिरते हैं। ऐसा धर्मात्मा आदमी कोई बात कहता है तो उस पर विश्वास आ ही जाता है। मालूम नहीं उन्हें आपसे क्या बैर था, और मेरा तो उन्होंने घर ही बिगाड़ दिया। ये कहकर गजाधर फिर रोने लगा। उसके मन का भ्रम दूर हो गया। रोते हुए बोला, सरकार, इस अपराध के लिए मुझे जो सजा चाहे दें। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा मानो किसी ने लोहे की छड़ लाल करके उनके हृदय में चुभो दी। माथे पर पसीना आ गया। वो सामने से तलवार का वार रोक सकते थे, किंतु पीछे से सुई की नोक भी उनकी सहन शक्ति से बाहर थी। विट्ठलदास उनके परम मित्र थे। शर्मा जी उनकी इज्जत करते थे। आपस में बहुधा मतभेद होने पर भी वो उनके पवित्र उद्देश्यों का आदर करते थे। ऐसा व्यक्ति जानबूझकर कर जब किसी पर कीचड़ फेंके तो इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि शुद्ध विचार रखते हुए भी वो क्रूर है। शर्मा जी समझ गए कि होली के जलसे के प्रस्ताव से नाराज होकर विट्ठलदास ने ये आग लगाई। केवल मेरा अपमान करने के लिए, जनता की दृष्टि से गिराने के लिए मुझ पर यह दोषारोपण किया है। क्रोध से कांपते हुए बोले, तुम उनके मुंह पर कहोगे? गजाधर बोला, हाँ, सांच को क्या आंच। चलिए अभी मैं उनके सामने कह दूं। मजाल है कि वो इनकार कर जाएं। क्रोध के आवेग में शर्मा जी चलने को प्रस्तुत हो गए, किंतु इतनी देर में आंधी का वेग कुछ कम हो चला था। संभल गए। इस समय वहां जाने से बात बढ़ जाएगी, ये सोचकर गजाधर से बोले, अच्छी बात है, जब बुलाऊं तो चले आना, मगर निश्चिंत मत बैठो। महाराज इनकी खोज में रहो, समय बुरा है। जो खर्च की जरूरत हो वो मुझसे लो। ये कहकर शर्मा जी घर चले गए। विट्ठलदास की गुप्त छुरी के आघात ने उन्हें निस्तेज बना दिया था। वो यही समझते थे कि विट्ठलदास ने केवल द्वेष के कारण ये षड्यंत्र रचा है। ये विचार शर्मा जी के ध्यान में भी आया कि संभव है उन्होंने जो कुछ कहा हो वो शुभ चिंताओं से प्रेरित होकर कहा हो और उस पर विश्वास करते हों।